अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 24 अगस्त 29 सफरुल मुजफ्फर, दिन है इतवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। गजा में 5 लाख से ज्यादा लोग तबाहकुन भूख के शिकार। नेदरलैंड के वजीर खारजा इसराइल के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की कोशिश में नाकाम, अपना ओहदा छोड़ दिया। और एक खुफिया नेटवर्क ने 9.6 बिलियन डॉलर मालियत का ईरानी, रूसी और वेनेजुएला का तेल चीन को किया स्मगल। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल हैं। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गजा से आने वाली खबरें एक बार फिर दुनिया को हिला कर रख रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर गजा में कहत का ऐलान कर दिया है, जो मशरिक़ वुस्ता की तारीख में अपनी नौयत का पहला ऐलान है। माहिरीन के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त तबाहकुन भूख के शिकार हैं। माएँ अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी के लिए तरसती आंखों से देख रही हैं और अस्पतालों में कमजोर नहीफ बच्चे भूख और बीमारियों से मौत के करीब हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने भी एतराफ किया है कि गजा की इंसानी सूरत हाल संगीन तशवीश का बाइस है। तर्जमान के मुताबिक जंगी हालात में इमदाद पहुंचाना निहायत मुश्किल हो चुका है। मई से अगस्त तक भेजी जाने वाली 50,000 टन खुराक हजारों ट्रक जरूरतमंद आवाम तक पहुंचने से पहले ही लूटमार और कब्जे की नजर हो गए। ये तस्वीर सिर्फ कहत और भूख तक महदूद नहीं। इसराइली बमबारी ने पहले ही गजा के बुनियादी ढांचे को मलबे का ढेर बना दिया है। अब इस अलमिये पर एक और इंसानी बहरान साया फगन है, कैदियों का बहरान। जी हाँ दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है कि हमास के कब्जे में मौजूद 50 इसराइली कैदियों में से जिंदा बचने वाले 20 से कम हैं। उनके मुताबिक हमास अब किसी भी मुआहदे के बदले सिर्फ 10 कैदियों की रिहाई पर राजी है, लेकिन इसराइली हुकाम ने ट्रंप के इस दावे की तरदीद कर दी है। उनके मुताबिक अब भी कम से कम 20 कैदी जिंदा हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 28 कैदी मारे जा चुके हैं। इस बहरान ने इसराइल के अंदर अवामी दबाव को मजीद बढ़ा दिया है। कैदियों के अहले खाना अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी मुज़ाकरात किए जाएं और अपने प्यारों को किसी भी कीमत पर वापस लाया जाए। उनके एहतजाजी मुजाहरे तल अबीब और यरूशलेम की गलियों में शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक आइंदा दिनों में इसराइल और फलस्तीनी धड़ों के दरमियान कैदियों के तबादले पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातचीत इस इंसानी अलमिये को कम कर पाएगी या नहीं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा ने ऐलान किया है कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं तो कहत को रोका जा सकता है। अनरवा का कहना है कि सिर्फ उर्दन और मिस्र में उनके गोदाम भरे पड़े हैं, जहां इतनी खुराक, अद्वियात और सफाई का सामान मौजूद है जो 6000 ट्रकों को भरने के लिए काफी है। लेकिन ये सामान तभी गजा पहुंच सकता है जब इसराइल रास्ते खोलने की इजाजत दे। दोस्तों, गजा इस वक्त भूख, बमबारी और कैदियों के बहरान की ती नहरी कैद में है। एक तरफ माएँ अपने बच्चों को बचाने की जंग लड़ रही हैं, दूसरी तरफ इसराइली खानदान अपने प्यारों की वापसी के मुंतजर हैं, और तीसरी तरफ आलमी ताकतें अपने सियासी बयानिए में उलझी हुई हैं। असल सवाल ये है कि क्या आने वाले दिन गजा के अवाम के लिए कुछ सुकून लाएंगे या ये जंग और भूख का सिलसिला मजीद बढ़ता जाएगा। दूसरी जानिब नेदरलैंड के वजीर खारजा कॉस्पर वेल्डकैंप ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसराइल के खिलाफ गजा जंग के तनाजुर में नई पाबंदियां आयद करने की कोशिश की, मगर अपनी हुकूमत के इत्तेहादियों की हिमायत हासिल न कर सके। वेल्डकैंप का कहना था कि वो पॉलिसी पर अमल दरामद न कर सकने के बाइस मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन जंग खत्म न हुई तो वो रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद करेंगे। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो 2 हफ्तों में यूक्रेन अमन कोशिशों पर एक अहम फैसला करेंगे। ताहम उन्होंने इशारा दिया कि अगर रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होती है तो सूरत हाल बदल सकती है। दूसरी जानिब रूस ने दावा किया है कि उसने मशरिकी यूक्रेन के इलाके दोनेत्स्क में मजीद 2 देहात पर कब्जा कर लिया है। ये पेशरफ्त यूक्रेन की अहम दिफाई लाइन के करीब मजीद दबाव डालने के मुतरादिफ है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालिसी मंसूबे पर भी सवालात बढ़ गए।
کیونکہ روسی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ زیلنسکی اور پیوٹن کی کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ پاکستان اگلے ہفتے اسلام آباد میں طالبان مخالفین کی پہلی افغان کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اس 2 روزہ اجلاس کا مقصد افغانستان کے مستقبل پر تبادلہ خیال اور قومی اتحاد کے امکانات پر بات چیت ہے۔ یہ کانفرنس پاکستان کے اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ اور ایک امریکی تنظیم کی شراکت سے ہو رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق اس کا مقصد طالبان مخالفین کو پلیٹ فارم دینا ہے، جو طالبان کے لیے تشویشناک اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب طالبان کے سربراہ نے اپنی عبوری حکومت کو مستقل بنانے کا اعلان کیا ہے اور اقوام متحدہ نے طالبان وزیر خارجہ کو پاکستان جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ امریکہ میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ایران کے خلاف امریکی فضائی حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ صدر ٹرمپ کے دعووں سے متصادم نکلی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ کے لیے سست ہوا ہے، جبکہ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا دعویٰ تھا کہ یہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان برطرفیوں سے حکومت کے اندر اختلاف رائے مزید دبایا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک خفیہ نیٹ ورک نے 2019 سے 2024 کے درمیان $9.6 بلین مالیت کا ایرانی، روسی اور وینزویلا کا تیل چین کو سمگل کیا ہے۔ یہ نیٹ ورک اوشن گلوری جینٹ نامی ایرانی فرنٹ کمپنی کی قیادت میں کام کرتا رہا، جس نے 30 سے زائد جہازوں کا بیڑا بنایا اور جعلی کمپنیوں، سوئس ثالثوں اور ڈارک فلیٹ حکمت عملی کے ذریعے جہازوں کی شناخت اور تیل کے ماخذ کو چھپایا۔ اعداد و شمار کے مطابق 130 ملین بیرل منتقل ہوئے، جن میں سے تقریباً نصف ایران سے، 25% روس سے اور باقی وینزویلا سے تھے، اور ان میں سے 93% چین پہنچے۔ اس آپریشن میں نہ صرف چین کو سستا تیل فراہم کیا گیا، بلکہ بیجنگ کو عالمی توانائی کی تجارت کا نیا نقشہ بنانے کا موقع دیا گیا۔ دوسری طرف یہ نیٹ ورک امریکی پابندیوں کے نظام کو براہ راست چیلنج کرتا ہے اور مغربی طاقت کی حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف تیل کی ترسیل نہیں، بلکہ بیجنگ، تہران اور ماسکو کے درمیان ایک غیر اعلانیہ اتحاد ہے جو پابندیوں کے خلاف یکجہتی پر مبنی ہے۔ اگر واشنگٹن اب براہ راست چینی کمپنیوں اور بندرگاہوں پر پابندیاں لگاتا ہے تو یہ دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کو ایک وسیع تجارتی تصادم میں دھکیل سکتا ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ اسلام آباد میں اسکول آن ویلز کے نام سے ایک منفرد منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت رنگین اور جدید سہولیات سے مزین بسوں کو موبائل سکولز میں تبدیل کر کے پسماندہ اور غریب علاقوں کے بچوں کو پرائمری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ 2023 میں شروع ہوا اور فی الحال اسلام آباد کے غیر رسمی بستیوں میں 2 بسیں کام کر رہی ہیں۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔